चलिए आए आज एक ऐसे लफ्ज के बारे में बात करते हैं जिसका जिक्र आपने पहले भी सुना होगा। तो मैं बात कर रही हूँ आयन की। इस वीडियो में हम देखते हैं कि आयन कहते किसे हैं। फिर हम देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में इसका क्या ट्रेंड या रुझान पाया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि आयन बनाना कितना मुश्किल है, खास तौर पर कोई मस्बत आयन या कोई पॉजिटिव आयन बनाना। तो आयन किसी ऐसे एटम या मॉलिक्यूल को कहते हैं जिस पर मनफी या मस्बत चार्ज मौजूद होता है, यानी नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज। ये चार्ज इस वक्त वजूद में आता है जब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद बराबर नहीं होती। अच्छा, अब हालांकि न्यूट्रॉन भी एटम का ही हिस्सा होते हैं, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होते हैं। इसलिए आयंस बनने का दारोमदार प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद तक ही महदूद है। लिहाजा हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद में फर्क होने के बायस एटम पर एक चार्ज आ जाता है। जहां तक मॉलिक्यूल की बात है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल में दो या दो से ज्यादा एटम होते हैं। एक मॉलिक्यूल में अगर प्रोटॉन की कुल तादाद इलेक्ट्रॉन की कुल तादाद से ज्यादा हो तो एटम पर पॉजिटिव चार्ज होगा। इसी तरह अगर एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन से ज्यादा होगी तो मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज या मनफी चार्ज होगा। तो चले आइए जरा इसकी एक मिसाल देखते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्ज करें कि एक हाइड्रोजन का एटम है। अगर तो ये न्यूट्रल है तो इसमें एक प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लेकिन अगर हम इस हाइड्रोजन एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो उसके ऊपर भला क्या चार्ज आ जाएगा? अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यानी मस्बत चार्ज आ जाएगा। जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि इस चार्ज की वजह यह है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद में फर्क है। तो ऐसा आयन जिसमें प्रोटॉन्स की तादाद इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो, इसे कैटायन कहते हैं। तो कैटायन का मतलब यानी मस्बत या पॉजिटिव आयन। इसी तरह मनफी या नेगेटिव आयन भी पाए जाते हैं। तो इसकी भी कोई मिसाल लेते हैं। चलिए फ्लोरीन की मिसाल ले लेते हैं। तो अगर फ्लोरीन एक इजाफी इलेक्ट्रॉन हासिल कर ले तो इसके ऊपर मनफी चार्ज आ जाएगा और ऐसे मनफी आयन को हम एनायन कहते हैं। अच्छा, शुरू शुरू में आपको ये थोड़ा मुश्किल लगेगा कि ये नाम किस तरह याद किए जाएं, कैटायन और एनायन। फिर शायद आप सोच रहे हो कि कैटायन पॉजिटिव आयन था या नेगेटिव, और एनायन नेगेटिव था या पॉजिटिव। तो मैं इसको इस तरह याद रखती हूँ कि मुझे बिल्लियां पसंद हैं। अच्छा, माफ कीजिएगा, ये बिल्ली कम और चूहा ज्यादा लग रहा है, लेकिन चले मान ले कि ये बिल्ली ही है। तो अब अगर मेरे सामने कोई कहेगा कैटायन तो मेरे दिमाग में एक बिल्ली की शक्ल आएगी और मैं सोचूंगी अच्छा, तो कैट से कैटायन और प से पसंद और प से पॉजिटिव। तो चले अब हम कैटायंस और एनायंस को जरा एक तरफ रखते हैं और अब आप जरा ये सोचें कि एक एटम या मॉलिक्यूल को आयन बनाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है। तो यहाँ हम एक नया लफ्ज मुतारिफ कराते हैं जिसे कहा जाता है आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी या वो ताकत होती है जो किसी इलेक्ट्रॉन को उसके शेल में से निकालने के लिए चाहिए होती है। अच्छा, इसे हम कैटायनाइजेशन एनर्जी भी कह सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि दरअसल ये वही ताकत होती है जो किसी इलेक्ट्रॉन को निकाल कर एटम को मजीद मस्बत बना देती है, यानी कैटायन बना देती है। तो चले अब हम इसका ट्रेंड देख लेते हैं। अब तक हम पीरियोडिक टेबल के मुख्तलिफ ग्रुप्स के बारे में तो बखूबी जान चुके हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम गौर करें तो ग्रुप 1 के हाइड्रोजन एटम के बारे में कुछ खास बातें पड़ी थी जो कि ग्रुप 1 के दूसरे एलिमेंट से मुख्तलिफ होती हैं। लेकिन अगर हाइड्रोजन के अलावा तमाम एलिमेंट्स की बात करें
तो ये अल्कली मेटल जो यहाँ मौजूद है, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन्स गंवाते हैं या खोते हैं। मगर ऐसा है क्यों? ऐसा इसलिए है ताकि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स खोकर नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लें। तो अगर लिथियम अपना एक इलेक्ट्रॉन खो दे तो इसके बाहर वाले शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम जैसी हो जाएगी, क्योंकि इसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। हम आमतौर पर ऑक्टेट असूल की बात कर रहे होते हैं। ऑक्टेट का मतलब यानी 8। लेकिन अगर हम लिथियम और हीलियम की बात करें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि आप इसके पहले शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही डाल सकते हैं, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन डालने से ही मुस्तहकम या स्टेबल हो जाता है। लेकिन इसके अलावा ये तमाम एलिमेंट जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, वगैरह वगैरह, अगर आप इनसे इलेक्ट्रॉन्स निकाल लें तो इनके बाहर वाले शेल में नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन ही होगी। और सोडियम और उसके नीचे वाले तमाम एलिमेंट के बाहर वाले शेल में मुकम्मल 8 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। अच्छा, अगर आप लिथियम की बात करें तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान है, क्योंकि लिथियम चाहता भी यही है कि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए और उसके बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएं, ताकि ये हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर ले। तो अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी जो इन अल्कली मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जरूरत होती है वो बहुत कम है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कम एनर्जी। अब अगर हम पीरियोडिक टेबल में दाएं हाथ की तरफ चले जाएं तो फिर क्या होगा? तो चलिए हम बिल्कुल दाएं जानिब चले जाते हैं, यहाँ पर जहां नोबल गैस होती है। तो इनके बारे में हमें ये पता है कि ये बहुत ज्यादा स्टेबल या मुस्तहकम होते हैं। इन्हें किसी दूसरे एलिमेंट की जरूरत नहीं होती। ये नहीं चाहते कि भाई इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई बिगाड़ पैदा हो या कोई भी पंगा ले। यानी पंगा विद नोबल गैस इज नॉट चंगा। तो यानी यहाँ पर नियॉन और इसके नीचे मौजूद एलिमेंट्स, इन सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर वाले शेल में। फिर हीलियम में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इनके आखिरी शेल मुकम्मल तौर पर भरा हुआ होता है। लिहाजा यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये नहीं चाहेंगे कि इनका कोई भी इलेक्ट्रॉन निकल जाए, क्योंकि अगर इनका इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये फिर मुस्तहकम नहीं रहेंगे। और यही वजह है कि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। यानी अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम हो तो आसानी इलेक्ट्रॉन्स को इनसे निकाला जा सकता है, लेकिन अगर आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन्स निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अमूमन आयनाइजेशन एनर्जी का यही ट्रेंड है जो पीरियोडिक टेबल में पाया जाता है। यानी अगर आप बाईं तरफ से दाईं तरफ जाएं तो आयनाइजेशन एनर्जी कम से ज्यादा होगी। अच्छा, अब अगर आप किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की जानिब जाएं तो चले यहाँ एल्कली मेटल्स को ही देख लेते हैं। तो यहाँ नीचे वाले एलिमेंट सीजियम को देखें तो इसके इलेक्ट्रॉन जो पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठे शेल में मौजूद हैं। तो लिथियम का जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन था वो दूसरे शेल में था, लेकिन सीजियम का सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन छठे शेल में है। तो इलेक्ट्रॉन जितना अपने न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा उतना ही उसको उस एटम से निकालना आसान होता जाएगा। अब क्योंकि लिथियम के मुकाबले में सीजियम के पास ज्यादा शेल है, लिहाजा इसका सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर है, इसलिए उसको बहुत कम एनर्जी चाहिए अपना एटम छोड़ने के लिए। इसलिए यहाँ इससे भी कम आयनाइजेशन एनर्जी होती है। तो मजीद कम आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, ग्रुप 8 यानी 8वें ग्रुप में भी ऐसा ही होगा कि जीनॉन के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हीलियम से कम ताकत चाहिए। तो आयनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड या रुझान हमने यहाँ पर देखा वो हमें ये बताता है कि पीरियोडिक टेबल में अगर आप बाएं जानिब से दाएं जानिब जाएं या किसी ग्रुप में नीचे से ऊपर जाएं तो एनर्जी ज्यादा होती रहेगी,